हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टी एवैल्यूएशन कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, तो मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि आप जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सब आप सीरीज़ में देखिए, नहीं तो आप उसका क्रक्स या जिस्ट नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट पिछले वाले कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। अगर मैं एक साथ सारे कॉन्सेप्ट से बना दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर ऑल ऑफ द पीपल। सो ये एक रिक्वेस्ट है कि इसको एक सीरीज़ की तरह देखिए, जैसे आप एक मूवी देखते हैं वैसे ही ये एक मूवी चल रही है और उसी हिसाब से आपको ये वीडियोस देखने हैं। तो आज हम बात करेंगे जी, डेंसिटी क्या होती है, लोडिंग क्या होती है और इन्वेंट्री ओवरहेड। पहले इन तीन की टर्म्स को जान लेने से पहले हमें ये जानना है कि हम इनके बारे में जान भी क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले जब ये हम डेंसिटी, लोडिंग और इन्वेंट्री ओवरहेड की बात करते हैं तो हम लोग ये निकालते इसलिए हैं ताकि हम प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ठीक से कर पाए। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन काफ़ी लोग अपने मन में सोचते होंगे कि इतने करोड़ की मतलब मैंने चेक बॉक्स लगाए और फिर उन चेक बॉक्स को भरा और फिर मैं एट द एंड ऑफ द रिजल्ट जैसे टोटल सम लिख कर आता है वैसे निकाल लूँगा। नहीं, ये वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है। इट इज़ मच मोर एब्स्ट्रैक्ट इन प्रॉपर्टी नाउअडेज। सो इसके लिए ही हम लोग इन तीन टर्म्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है जिन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी है, ताकि उनको पता चले कि वेयर देयर प्रॉपर्टी स्टैंड्स करेंटली एट द मार्केट। उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है जो प्रॉपर्टी अभी ख़रीदने जा रहे हैं मार्केट में। बहुत सारे प्रॉपर्टी वो लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी देखने के बाद वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहला फैक्टर अपने मन में रखते हैं कि ये 1 करोड़ का फ्लैट है और ये 1.5 करोड़ का फ्लैट है, मैं लूँ कि नहीं लूँ। ऑब्वियसली प्राइस इज़ द टॉप प्रायोरिटी फॉर एनी परचेज, एनी डिसीजन इन मेकिंग ऑफ परचेज इन रियल एस्टेट। बट सिर्फ प्राइस ही इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होता, हमें कई चीज़ देखनी पड़ती हैं। जैसे मर्सिडीज़ का गाड़ी का प्राइस मान लीजिए 70 लाख का भी है और 50 लाख का भी है। दोनों के प्राइस रेंज में डिफरेंस है, सेम कंपनी का ही ब्रांड है। कैसे वो 50 और 70 के बीच का डिफरेंस है ये मैं तो नहीं बता पाऊँगा, आई थिंक कोई ऑटो एक्सपर्ट ही बता पाएगा। उसी तरह से प्रॉपर्टी के वैल्यूएशंस में भी डिफरेंस होते हैं, किस ब्रांड ने बनाया है, कैसा लेआउट है उसका, एंड ऑल ऑफ दी थिंग्स। सो हम शुरू करते हैं पहले इस वीडियो से कि ये लोडिंग होता क्या है। तो जी, लोडिंग निकालने का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आप क्या करो, आप कारपेट एरिया लो, उसको डिवाइड कर दो सुपर एरिया से और इनटू 100 कर दो तो एक परसेंटेज निकल के आएगी। उस परसेंटेज को आप 100 से माइनस कर दो तो वो होगा आपका लोडिंग। तो लेट्स से अगर आप कारपेट एरिया, आप सुपर एरिया रख रहे हो 1000 और कारपेट एरिया रख रहे हो 700 स्क्वायर फुट और आपका सुपर एरिया है 1000 स्क्वायर फुट, तो 700 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 कम्स एट 70%। उसको अब हम 100 से माइनस कर देंगे तो ये लोडिंग आ जाएगा आपका 30%। तो करेंटली इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले लोग कहते थे कि लोडिंग कम से कम होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है, डिपेंड्स ऑन दी प्रॉपर्टी। तो लोडिंग का आपने ये फॉर्मूला निकाल लिया, मान लीजिए 30% है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, बहुत पहले, कि लोडिंग का फॉर्मूला आपने निकाल लिया और पहले बिल्डर्स निकालते थे लोडिंग 40% 50% पे। तो 40% 50% मतलब आप समझ के देखिए, अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा खुलापन है उस प्रॉपर्टी में। आप बाहर जाएंगे, लॉबी बड़ी बड़ी है, जो कॉमन एरियाज़ हैं वो बड़े हैं और लोग कम हैं, तो उस हिसाब से ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ही ज़्यादा खुलापन है प्रॉपर्टी में। आपको ऐसा लगेगा प्रीमियम अपार्टमेंट्स है। तो जब बिल्डर ने बोला लोडिंग 45 to 50%, तो लोगों ने देख के ख़रीद भी ली और चीज़ भी अच्छी थी। पर बाद में बिल्डर ने क्या किया कि जो कॉमन एरियाज़ थे उनमें उन्होंने और टावर खड़े कर दिए। तो इसका मतलब और ज़्यादा लोग आ गए और ज़्यादा बिल्डिंग्स आ गई उसी सेम लैंड पार्सल पे, और इससे हुआ ये कि डेंसिटी और लोडिंग उस एरिया की बहुत ही बढ़ गई। जो कि इनिशियल लोगों ने सोचा था कि खुलापन सा लगेगा, वो नहीं हुआ
और ये एक धोखा हुआ था बिल्डर की तरफ से। तो उसके बाद क्या हुआ कि रेरा एक्ट आया 2016 में, और रेरा एक्ट 2016 में इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लगाए गए कि लोडिंग कितनी होगी, डेंसिटी पर एकड़ कितनी होनी चाहिए कि आप खरीदें। ऐसा रेरा में कुछ गाइडलाइंस नहीं है, बट देयर आर मोर स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस ऑन की लोडिंग इतनी ही होगी फॉर सम ऑफ द अपार्टमेंट्स, एंड फॉर द अफोर्डेबल लोडिंग थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो है ही अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा लोगों को देनी है। तो इसी चीज़ के अराउंड ही डिस्कशन है। तो पहले लोडिंग 50% पे उनको लगा खुलापन है, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अभी क्या करेंटली आप प्रोजेक्ट के सिनेरियोज में देखोगे, लोडिंग जनरली 70, 71, 72 ऐसे निकल कर आती है। सॉरी, लोडिंग कारपेट एरिया डिवाइड बाय सुपर एरिया का जो रेशियो है परसेंटेज में, वो निकल के आती है ऐसी 70, 71, 72 में। एंड फॉर दी अफोर्डेबल हाउसिंग लोडिंग 80% आ जाती है। तो मैं बार बार लोडिंग कह रहा हूँ, आप मुझे माफ़ करिए। मैं कहना चाहता हूँ कारपेट एरिया डिवाइड बाय सुपर एरिया का जो रेशियो है इन परसेंटेज। तो बेसिकली लोडिंग और कम कर दी गई है अफोर्डेबल हाउसिंग में, ताकि उसमें और ज़्यादा फ्लैट्स बना सके। बट फॉर प्रीमियम एंड दी लग्जरी अपार्टमेंट्स लोडिंग को थोड़ा ऐसा 30 के ब्रैकेट में रखा गया है, ताकि अ गुड मिक्सचर ऑफ बोथ हो सके, कि बिल्डिंग्स भी हैं, कॉमन एरिया भी है, और ठीक ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खुलापन, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है। तो ये एक टर्म है जो आप ध्यान रख सकते हैं लोडिंग का। उसके बाद हम चलते हैं डेंसिटी पर एकड़ क्या होता है। डेंसिटी पर एकड़ जी, अगर मैं इसको आपको एकेडमिक फार्मूला बताऊं तो बेसिकली ये है नंबर ऑफ फ्लैट्स इन दैट कॉम्प्लेक्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टोटल एकर्स जिस भी एरिया में वो प्रॉपर्टी बिल्डर बना रहा है, बिल्डर प्रॉपर्टी बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कम एरिया ऑफ लैंड पार्सल में मैंने ज़्यादा फ्लैट्स ले आए, तो वो डेंसिटी उसकी बढ़ गई। ठीक है, डेंसिटी बेसिकली हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि कॉमन एरिया में जब भी हम लोग नीचे उतरेंगे तो कितने कितने लोग ज़्यादा हमसे टकराएंगे, इसलिए हम देख रहे हैं। कभी ना कभी तो आपको नीचे आना ही पड़ेगा, आप हमेशा फ्लैट्स में तो रह नहीं सकते। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप मोर कैजुअल टर्म में, कितने लोग, अगर आप जिम में जाओगे या स्विमिंग पूल में कितने लोग टकराएंगे आपसे, तो वो डेंसिटी है। तो अगर कम लैंड पार्सल में मैंने ज़्यादा फ्लैट्स खड़े कर दिए तो डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, और अगर उसी लैंड पार्सल में मैंने कम फ्लैट्स खड़े करे तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है। अब मान लीजिए किसी की डेंसिटी 50 है और किसी की डेंसिटी 100 है। ठीक है, किसी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा 100 और किसी की डेंसिटी 50 है। तो बंदे क्या करेंगे कि पहले वो सोचेंगे कि मैं डेंसिटी 100, कॉमन लॉजिकल एजम्पशन से तो यही होना चाहिए कि डेंसिटी 100 वाला नहीं लेना चाहिए, डेंसिटी 50 लेना चाहिए। बट प्राइस ऑल्सो बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी। बट अगर प्राइस आसपास ही हैं, तब आप कैसे सोचिए कि लोग कैसे बुद्धू बनते हैं। उस टाइम जब डेंसिटी 100 होती है तो डेंसिटी 100 में बिल्डर आपको काफ़ी सारी एमिनिटीज़ दे देगा फ्री में। लाइक दे वुड बी सेइंग कि मॉड्यूलर किचन लगवा देंगे, आपका एसी लगवा देंगे, स्प्लिट एसी लगवा देंगे, हर एक में आपका मॉड्यूलर किचन एकदम बढ़िया से तैयार करके दे देंगे। कुछ इंटीरियर डिज़ाइन या ये जो अलमीराज होते हैं ये भी आपके लिए बना के दे देंगे। ऐसे काफ़ी चीज़ वो लोग बोलेंगे कि डेंसिटी 100 में है। ठीक है, अब नॉर्मल कॉमन लॉजिकल असम्पशन से जब हमने पहले सोचा कि डेंसिटी 100 तो नहीं लेना चाहिए, बट नाउ बायर्स वुड बी कंफ्यूज कि वेदर आई शुड बाय डेंसिटी 50 और डेंसिटी 100, और जहाँ डेंसिटी 100 पे मुझे बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ मिल रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि डेंसिटी जो 50 मिल रही है आपको, दिस इज़ मोर गुड रादर दैन इफ़ आई ऐड इवन द एमिनिटीज़ विद द डेंसिटी 100। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि मान लीजिए ये दोनों सोसाइटीज़ आसपास है। एक सोसाइटी ए है जिसका डेंसिटी 50 है, और एक सोसाइटी बी है जिसका डेंसिटी 500 है। आफ्टर 5 years डेंसिटी तो बढ़ ही रही है, गवर्नमेंट ने FAR बढ़ा दिया है, तो मतलब तो बिल्डर बहुत ज़्यादा डेंसिटी के अब की बार सारे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एक यूनिकनेस आएगा
मान लीजिए उस रोड में सारे ही डेंसिटी ऐसे 100, 150, 200 वाले फ्लैट्स हैं, लेकिन आपका ही ओनली प्रोजेक्ट है उस रोड में, उस पूरे सेक्टर में जहाँ पे डेंसिटी 50 है। दिस मीन्स कि प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन आपका उनसे कहीं ज़्यादा होगा। अब प्रोपोर्शनेटली नहीं होगा, अब एक्सपोनेंशियली आपका प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन होगा। तो ये एक फ़ायदा है, आपको डेंसिटी भी देखनी चाहिए। इनिशियल प्रोजेक्ट्स जब बिल्डर ला रहे थे तो डेंसिटी उनकी कम थी, पर उसके बाद जब गवर्नमेंट ने एफएआर बढ़ा दिया और बहुत कुछ कर दिया, तो उसके बाद डेंसिटी और बढ़ती ही चली गई है। आप मुंबई का मार्केट ले लीजिए, वहाँ तो आपको पता है इवन बालकनी भी नहीं होती है, एक जाली सा मेश सा लगा देते हैं, बोलते हैं कि यही वरांडा टाइप है आपका। और वहाँ पे डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई हो गई कि आप पूछिए मत। गुड़गांव में भी प्रेजेंट करंट मार्केट में सिंस एफएआर बढ़ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बिल्डर्स ने भी डेंसिटी बढ़ा दी है ताकि वो और ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स बेच पाएँ। तो ये है। बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने बहुत पहले प्रॉपर्टी ले ली है, जैसे 2019 में या 2018 में, जब डेंसिटी बहुत ही कम थे और उस पूरे सेक्टर में सबसे वही कम डेंसिटी वाले प्रोजेक्ट्स कहला रहे थे। तो वहीं पे आप समझ लीजिए कि अमीर लोग जो हैं उसी प्रॉपर्टी में आने वाले हैं जहाँ डेंसिटी कम है। उनको बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाले प्रोजेक्ट्स भी नहीं पसंद है। अगर आपने ऐसा इन्वेस्टर लिया है तो आप खुश हो जाइए, इस चीज़ में बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया था उस टाइम। इसके बाद हम लोग एक और चीज़, इसी डेंसिटी को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हुए आप ये सोचिए कि 2 2 BHKs में ज़्यादा लोग रह सकते हैं रैदर दैन 1 4 BHK। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई सोसाइटी में आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो इनिशियल फार्मूला तो बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ़ फ्लैट्स डिवाइड बाय टोटल एकड़ जहाँ पे भी प्रॉपर्टी बन रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि पहले वाले में 4 BHKs ज़्यादा अमाउंट में थे और दूसरे वाले प्रोसेस में 2 BHKs बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और 4 BHK का मान लीजिए एक ही टावर है और 2 BHK के ही 5 टावर हैं। तो इसका मतलब आपने नंबर ऑफ़ फ्लैट्स तो कर लिया, पर आपने नंबर ऑफ़ पर्सन्स को कंसिडरेशन में नहीं रखा। तो डेंसिटी को और थोड़ा अगर आप एडवांस लेके जाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ़ पर्सन्स उस कॉमन एरिया में एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वही इनिशियल कॉन्सेप्ट जो हमने देखा कि जब भी हम लोग नीचे उतरेंगे तो हमें ये देखना है कितने लोग हमसे टकराएंगे, स्विमिंग पूल में कितने लोग टकराएंगे और भीड़ कितनी सी लगेगी, कितने ऐसा लगेगा कि कंजस्टेड कितने हैं। मान लीजिए 2 BHK के फ्लैट यूनिट्स भी कम है लेकिन उसमें लोग ज़्यादा रह सकते हैं, तो वो ज़्यादा लोग नीचे उतरेंगे कंपेयर टू आपका जो 4 BHK है, उसके लोग कम रहेंगे रैदर दैन लिविंग इन द 2 2 BHK। तो ये भी आप एक कंसिडरेशन कर सकते हैं जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें। आप देखिए कि उसमें छोटे छोटे यूनिट्स कितने हैं। अगर छोटे छोटे यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं इसका मतलब कंजस्टेड होने वाली है प्रॉपर्टी फ्यूचर में भी, क्योंकि तब तक तो सारे एंड यूज़र्स भी आ चुके होंगे जब तक पोजीशन का डेट इन कंप्लीशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जी, ये इन्वेंट्री ओवरहैंग करके भी एक चीज़ है। इन्वेंट्री ओवरहैंग का अगर मैं आपको सिंपल सा डेफिनेशन बताऊं तो बेसिकली आपको ये देखना है एक प्रेजेंट करंट माइक्रो मार्केट में कि उस प्रेजेंट माइक्रो मार्केट में पेस ऑफ सेल्स, करंट पेस ऑफ सेल्स कितनी हो रही है इन्वेंट्री या यूनिट्स की। अगर उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने यूनिट्स बिक जाएंगे, कब तक बिक जाएंगे। तो इसे ही हम लोग इन्वेंट्री ओवरहैंग कहते हैं। मान लीजिए आपने करंट पेस ऑफ सेल्स देखा कि 10% से हो रही है, ठीक है, और आपको ये भी पता है टोटल इन्वेंट्री कितनी ला रहा है बिल्डर। ये तो आपको रेरा वेबसाइट से पता चल ही जाएगा जब वो लोग रेरा के लिए अप्लाई करते हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो इन्वेंट्री ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा। जो इन्वेंट्री ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो रही है उसमें आपको ये भी देखना है कि इन्वेस्टर्स ऐसा क्या सोच के उसमें पैसा लगा रहे हैं कि उसकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही है। जैसे ही गुड़गांव पे आपने कुछ मार्केट्स में अभी देखा होगा, जो अभी रिसेंट प्रोजेक्ट्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस में आए, जैसे 4 5 करोड़ में है और तुरंत बिक गया। विद इन 48 आवर्स ऑल ऑफ दी फ्लैट्स वर बुक। ऐसा पहले तो नहीं था, लेकिन ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ गए हैं। तो आप इन्वेंट्री ओवरहैंग भी देख सकते हैं कि करंट पेस ऑफ सेल्स क्या है उस पूरे प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री ख़त्म करने के लिए। एक मैं आपको
जो वीडियो के एंड तक बने हुए हैं उनको मैं एक मेन की टेक अवे देना चाहता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगर कोई चीज़ बहुत ही बसा बसाया एरिया है, बसा बसाया पॉपुलेशन है वहाँ पे, मान लीजिए दिल्ली और गुड़गांव में ऐसे काफ़ी एरिया है जहाँ पे फुल बसा बसाया है, बहुत सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ऑलरेडी दुकानें भी आ गई हैं, लोग भी रहना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उस प्रोजेक्ट में आपको ले लेना चाहिए। उस प्रोजेक्ट को आपको लेने से ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, डेंसिटी, लोडिंग, इन्वेंट्री, ओवरहैंग, ये सारे चेकबॉक्स चेक हो जाएंगे। इसको लेने का फ़ायदा जी ये है कि उस एरिया में अगर वो प्रोजेक्ट ला रहा है और उस प्रोजेक्ट के लाने के बाद कोई एरिया तो बची नहीं, कोई लैंड पार्सल तो बची नहीं, मतलब वो एक लौता प्रोजेक्ट हुआ, एक यूनिक प्रोजेक्ट हुआ, वैसी चीज़ उस एरिया में और आएगी ही नहीं। तो वैसी चीज़ अगर उस एरिया में आएगी ही नहीं तो इसका मतलब कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का जो लास्ट में बना है उसका प्राइस एक्सपोनेंशियली हाई जाएगा। हो सकता है कि काफ़ी अमीर लोग एक साथ उस सोसाइटी में रहें और बोलें कि इस सोसाइटी का जी रेट ही वो लोग खुद ही बढ़ा देंगे, जैसे डीएलएफ में बढ़ा दिया है। तो ये एक फैक्टर भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि रियल एस्टेट अवेयरनेस बहुत ही चुनिंदा यूट्यूबर्स ही हैं जो फैला रहे हैं। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आर कंपेयरिंग द प्रोजेक्ट्स ओनली, विच डजेंट गिव एनी सिग्निफिकेंट वैल्यू टू इट। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक्स ही का आइडिया नहीं है कि मार्केट में जो बेसिक्स है उसका आइडिया अगर आपको नहीं होगा तो आप विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन दी अदर पीपल कि लोगों का क्या कहना है, उसी हिसाब से मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा। जैसे आप कोई कार खरीदने जाते हैं, आप उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं, राइट, लेकिन आप जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आप ऐसा गट फीलिंग में जाते हैं। आपको ऐसा गट फीलिंग में नहीं जाना है, आपको एक प्रोसेस ड्रिवन मैकेनिज्म फॉलो करना है, जिसमें आपको सारे ही फैक्टर्स रेरा के वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं कि उस बिल्डर का क्या क्या चल रहा है। आप प्रीवियस न्यूज़ भी देख सकते हैं उस बिल्डर का, कौन कौन से आर्टिकल में अगर कुछ स्कैम किया है, फ्रॉड किया है, तो वो भी आप पता कर सकते हैं। तो ऐसे करके ही आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, नाइदर गोइंग बाय द गट फीलिंग बट रादर गोइंग बाय द प्रोसेस ड्रिवन मैकेनिज्म। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं ला रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए। आप 100 लोगों को फॉरवर्ड करिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को, और उनको भी बोलिए आगे फॉरवर्ड करने को। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। मैं आपका फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब करिए इसको, ताकि कोई भी चैनल, कोई भी अपडेट आए, वीडियो आए, तो आपको तुरंत उसका मिल जाए नोटिफिकेशन। तो आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। और मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल भी ओपन किया है फॉर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, जहाँ मैं ऐसे कई प्रोजेक्ट्स लाता रहता हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि हर सिटी का प्रोजेक्ट मैं लाता हूँ, हर सिटी में कितना प्राइस चल रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट समझ में आता है तो आप वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट करिए, तो उस कांटेक्ट में आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में जाइए, उस व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, और मेरे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।